एक हफ्ते के अंदर ही आपके 1000 फॉलोवर्स हो गए थे। तो ये फैमिली फ्रेंड्स से कहाँ हैं आप और कैसे हैं आप? मैं अच्छा, आप कैसे हैं? बस बस बढ़िया बढ़िया। सो हमारी ज्यादा बात हुई नहीं थी इंस्टाग्राम डीएम पे भी। तो मैं पहले बता दूं इसका मोटिव क्या है पॉडकास्ट का। तो या बेसिकली मोटिव ये है कि हमने जो इनसाइट्स है इंडस्ट्री की, आपकी इंस्टाग्राम पे ह्यूज फॉलोइंग है, 16 के फॉलोइंग है आपकी। तो उसके इनसाइट्स जानने के लिए कि असल में वहां तक पहुंचने के लिए क्या लगता है, कितनी मेहनत लगती है, और फिर वहां पहुंचने के बाद क्या होता है, ब्रांड्स कैसे रिएक्ट करते हैं आपकी पोस्ट को लेके, और बाकी जो बाकी चीजें हैं। और बाकी हमें थोड़ा इंस्टाग्राम भी सीखना था और फूड ब्लॉगिंग भी सीखनी थी। तो इस वजह से हमने सोचा कि फूड ब्लॉगर से नेटवर्क करते हैं। सो इट्स वेरी ग्रेट यू हैव यू हियर। सो जो लोग नहीं जानते आपको, बेसिक आपका इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। Shruti from Grand Government, and I started this journey in around early 2018 for my sheer love of food. Just as like hobby, posting irregularly, and then it went to like turned into a passion of understanding Instagram algorithm and working according to it. This and here I am. Everyone, my name is Dipanshu Garg. I'm the founder of AdShade, a digital marketing company where we help small businesses grow online. So it is a very shameless plug, I know, but it is how it is. So let's start. So आपके आपने स्टार्ट जब किया था, आपकी जो बेसिकली फर्स्ट पोस्ट थी इंस्टाग्राम पे, उसमें और आप एक हफ्ते के अंदर ही आपके 1000 फॉलोवर्स हो गए थे। तो ये फैमिली फ्रेंड्स से मैं एक्चुअली हाँ, फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मैं ये फूड ब्लॉगिंग के साथ आई वर्क इन आईटी इंडस्ट्री, और मैं उस टाइम पे कैब जेमिनी के साथ काम कर रही थी। तो उधर मेरे लाइक मेरी लीड ने मुझे हेल्प की थी। शी जस्ट पोस्टेड माय ब्लॉग इन दी लाइक ईमेल्स दैट आर सेंड regularly to the people. ओके ओके। So that way I got a good number of followers, and yeah. सो वैसे आपके कुछ 3 वीक्स के अंदर ही 6000 फॉलोवर्स हो गए थे, इतनी रैपिड ग्रोथ की वजह से। तो फियर भी आता है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, कि ये एक काम करेगा नहीं करेगा इंस्टाग्राम पे कुछ, मतलब क्योंकि आपने जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम तो कुछ इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर भी नहीं था। बस था कि इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू Yeah. इन्फ्लुएंसर वगैरह इतने फेमस नहीं थे। तो एक फियर कैसे वो हुआ, टैकल कर पाए कि ये फियर को कि हो पाएगा नहीं हो एक्चुअली पाएगा? फियर तब बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज ऐसा था कि हम एक पोस्ट करते थे, लोग अभी अल्गोरिदम बहुत चेंज हो गए इंस्टाग्राम के। तो पहले आराम से इतने सारे लोग देख के फॉलो कर लेते थे अपने आप, मतलब कुछ ऐसा मेहनत जैसा नहीं लगता था, कोई प्रेशर नहीं आता था कि मेरे फॉलोअर्स कम हैं या ज्यादा हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। इट वाज गोइंग ऑन इट्स ओन, मतलब उसके पीछे समझने की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी कि हाँ ये भी एक चीज है जिसको समझ के फिर पोस्ट करना है। तो आप अकेले कर रहे थे? अराउंड द सेम टाइम। आप अकेले कर रहे थे उस टाइम या फिर बाकी आपके जी। फ्रेंड्स वगैरह भी आपके साथ थे कोई? न- नहीं, मैं अपने पेज पे तो अकेले ही काम करा है मैंने हमेशा। ओके ओके। सो ये या इनिशियल डेज कैसे थे इंस्टाग्राम के, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स कि आप रोज एक कंटेंट पोस्ट कर रहे थे, वीकली पोस्ट कर रहे थे, किस तरीके से आपका माइंडसेट क्या था उस वक्त, अगर आप रिकॉल कर पाए कि करना का मोटिव हाँ, क्या था आपका? रोज और रोज एक कंटेंट जाता था, रोज तो जाता ही था। कभी कभी दिन मिस हो जाते थे तो आजकल टेंशन हो जाती है, कभी मिस मिस ना हो जाए एक भी दिन। तब ऐसे टेंशन नहीं होती थी कि हाँ ठीक है चलो आज नहीं किया पोस्ट। बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये डेली कंटेंट पोस्टिंग करने की वजह से ही आपको पता है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसी है कि पोस्ट नहीं करोगे तो आपको रीच नहीं देता वो। और अब कहते हैं कि इंस्टाग्राम की रीच भी बहुत ज्यादा है। इंस्टाग्राम का ऐसा है कि आप एक दिन पोस्ट नहीं करोगे तो आपकी पिक जो लाइक करते थे वो लोगों को वो दिखाना बंद, फॉलोअर्स में से। जब हमारा पब्लिक अकाउंट बनता है और स्पेशली 10K के ऊपर जब फॉलोअर्स जाते हैं तो वो कम लोगों को दिखाना स्टार्ट कर देता है। उसमें भी 10% में से जितने लोग उसको लाइक करते हैं उनको ही वो वापस दिखाता है। तो ये ओके अल्गोरिथम इतना
अजीब हो गया है कि अब लाइक्स इतनी जल्दी आते नहीं है, रीच इतनी जल्दी पहुंचती नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, इतना कुछ फर्क नहीं ओके पड़ता था। ओके। सो वैसे अब थोड़ा बैक एंड पे आते हैं कि जैसे आपने इंस्टाग्राम ग्रो करा है तो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट्स भी मिले होंगे इसके थ्रू, ब्रांड्स आपको खुद अप्रोच करते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट्स, अगर मैं आप समराइज कर पाए कि क्या क्या बेनिफिट्स हाँ मिले हैं इंस्टाग्राम ग्रो करने के, 16K तक ग्रो करने में? आपको ब्रांड्स कोलैबोरेट अब खुद आउटरीच करते हैं या फिर अ, अब आप कर रहे हो अभी भी? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बेसिकली मैंने कभी खुद से ब्रांड के पास जाके नहीं बोला कि लाइक इन्फ्लुएंसर्स डू रीच आउट टू ब्रांड्स, बट आई हैव नेवर डिड दिस इन माय लाइफ। सो आई हैव ऑलवेज रिसीव सम कोलैबोरेशन एट अ टाइम, एंड if there was no collaboration for 6 months, then also I won't go to some brand and ask let's collab or something. So ऐसा टाइम आया नहीं है, स्टिल मैंने कभी जाके नहीं बोला। इट इज एंड स्टिल इट इज ऑलवेज ऑन देयर ओन। they like approach and then have some long term collaboration. I'm in like long term collaboration with 2 or 3 brands जिनका लगभग 1-1.5 साल से मेरा कोलैब चल रहा है, अभी तक चल रहा है। बढ़िया बढ़िया। सो अब जरा न्यूबी इंस्टाग्रामर्स के तरफ आते हैं कि उन्हें अगर ग्रो करना है अभी, तो आप अभी क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं पोस्टिंग स्केड्यूल के नाम पे? आप स्केड्यूल किस तरीके से करते हैं या फिर हैशटैग्स कौन से यूज करते हैं, कोई टूल्स वगैरह? क्या आपका रूटीन क्या रहता है कि किस तरीके से रिसर्च मैं वगैरह क्या रहेगी? मैं स्केड्यूल नहीं करती हूँ, मैं हमेशा पोस्ट खुद करती हूँ, हमेशा। ओके। जस्ट मैं ये रेडी रखती हूँ कि मुझे क्या पोस्ट करना है। और यूजुअली टाइम एक रखना चाहिए। ये मैंने भी 1 साल पहले ही सीखा है, बहुत पहले से नहीं करती थी। हमेशा एक ही टाइम पे पोस्ट करिए, लाइक आप दोपहर में 12 बजे करते हैं तो उसी टाइम पोस्ट करिए। तो दिस इज द थिंग। और कंसिस्टेंसी आपको रोज करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन किया फिर 4-5 दिन भूल गए, फिर एक दिन कर लिया और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका इंस्टाग्राम ग्रो होगा। बिल्कुल नहीं होगा, जितना था उससे भी कम हो जाएगा। और हैशटैग्स के लिए क्या एडवाइस वगैरह है कि हैशटैग्स रिसर्च करके डालें या फिर ऐसे ही कुछ भी भर दें? नहीं नहीं नहीं, हैशटैग्स तो इतने अनसर्टन है कि आई एम स्टिल डूइंग द रिसर्च फॉर इट के विच वन वर्क्स। सो ऐसा भी होता है कि कोई एक हैशटैग या कुछ बंच ऑफ हैशटैग्स आपके 6 महीने पहले आपको एकदम बूम बहुत सारी रीच दे रहे थे, आज वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू, इट्स लाइक इसमें मशीन लर्निंग लगा रखी है इंस्टाग्राम में। तो कभी भी कोई भी हैशटैग अपना काम करना बंद कर देगा, आपको रिसर्च कंटिन्यूअस रखनी पड़ेगी। अच्छा ऐसा है, एंड देयर आर बैंड हैशटैग्स। सो जो इंस्टाग्राम बैन करती है ड्यू टू सम पॉलिसी ऑफ देयर ओन, सो इफ यू यूज दैट यू विल बी शैडो बैंड। आई हैव बीन थ्रू दिस, like they shadow ban you for like 7 to 8 days, you cannot post, तो आप so your अपने account goes down badly. अपने फूड का, आपके फूड की फोटो आपने कहा कि मैं पहले से रेडी रखती हूँ, तो एक दिन पहले रेडी रखती हैं या फिर एक हफ्ता पहले? कितना आपके पास स्वीट टाइम है कि इतने में रेडी नहीं रखना नहीं, चाहिए? मैं बस अगले दिन रेडी रखती हूँ, एक, उससे पहले नहीं रखती। और एक है मेरा पर्सनल सवाल था वैसे हम्म। फूड ब्लॉगिंग को लेके कि इतना खाना खा कौन रहा है, जी। पहली बात। आप इतना खाना खा, ये इतना खाना अनहेल्दी नहीं हो जाता है? नहीं, अनहेल्दी तो होता ही है। इतना खाना पूरा हम साथ एक साथ नहीं खाते हम। जैसे जैसे कि मैं ब्लॉग करने बाहर जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ, तो मैं अकेली तो जाऊंगी नहीं, आई टेक माई फ्रेंड्स। तो या फिर कभी ब्लॉगर्स ब्लॉगर्स चले गए साथ में, तो हम इतना ही मंगाते हैं जितना सबको सफिशिएंट हो। पहले उसकी खूब सारी फोटो खींच लेते हैं, सब कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं उसको, उसके बाद खाते हैं। तो इट्स ऑलवेज ऑन शेयरिंग बेसिस, बट यस, अच्छा अच्छा। लाइक वी ईट ऑलमोस्ट 4 to 5 days अ वीक आउट। तो उसे मतलब ऑफ कोर्स हेल्थ पे तो असर पड़ेगा ही। मतलब मैंने ऑलमोस्ट फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करके 20 kgs जो गेन किए हैं। सो वर्कआउट बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है हम लोग के लिए, जो हम अगर नहीं करते हैं तो फिर गया। अच्छा अच्छा। तो आप जॉब भी कर रहे हैं, तो आपके पास ऑब्वियसली टाइम लिमिटेड है, तो आप अपना डे कैसे प्लान करते हैं कंटेंट के अराउंड कि हम्म। आज शाम को जाना है, सुबह जाना है, या फिर किस तरीके से प्लान करना पड़ता है? कोई प्लान करना ही पड़ता होगा अगर एक बिजनेस है तो ऑब्वियसली। हाँ, एक्चुअली मैं 2 पोस्ट इन अ डे करती हूँ, तो मेरा रात को ही प्लान हो जाता है कि मुझे ये डालना है। तो उस टाइम थोड़ा अपने आप को फ्री रख के, इट हार्डली टेक्स 10 minutes। मतलब
मैंने आज तक स्केड्यूल इसलिए नहीं किया बिकॉज आई हैव रेड समवेयर कि इंस्टाग्राम अगेन वो उनकी पॉलिसी के खिलाफ है थोड़ा स्केड्यूलिंग वगैरह. पीपल यूज इट ऑल्दो आई नो पीपल आई हैव फ्रेंड्स यूजिंग इट, बट आई स्टिल डोंट बिलीव इन स्केड्यूलिंग द पोस्ट बिकॉज उसके जो हैशटैग्स होते हैं उसके इट्स always told that you have to instantly write it, don't even copy the hashtags. So I just take a 10 minutes out of my busy schedule and post it on my own, that's it. ओके ओके. सो अब बात करते हैं कि ब्रांड्स का एक स्टार्ट टू फिनिश अगर आप बता पाएंगी, एक स्टार्टिंग पॉइंट से जब आप ब्रांड ने आपको आउटरीच करा कि हमारी एक पोस्ट डाल दीजिए, स्टोरी डाल दीजिए, वहां से लेके एंड तक का प्रोसेस किस तरीके से रहता है कि ब्रांड आपको आउटरीच करता है, वो सिंपल बोलता है कि ये वाली पोस्ट डाल दीजिए, या फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं कि आपको ऐसे नहीं खड़ा होना है, ऐसे खड़ा होना है, ये कपड़े नहीं पहनने, ये नहीं आसपास होना चाहिए आपके, कोक के अगर कर रहे हो पेप्सी आसपास ना हो, ऐसा मतलब गाइडलाइंस वगैरह किस तरीके से होती हैं, एक स्टार्ट टू फिनिश अगर आप दे पाए तो. जैसे ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है. कुछ ब्रांड्स काफी इजी गोइंग होती हैं, जस्ट पहले डीएम पे बात होती है, बट वी ऑलवेज डू एवरीथिंग ऑन ईमेल. सो ईमेल पे वो गाइडलाइंस भेज देती हैं. गाइडलाइंस भी इतनी हार्ड नहीं होती हैं, खाली कभी कभी उनकी शर्तें रहती हैं कि मतलब अगर 1 to 3 अक्टूबर में पोस्ट करना है, या कुछ को ब्रांड्स को होता है कि नवरात्रि का कुछ है तो दे बोलते हैं कि नवरात्रि के टाइमलाइन में ही पोस्ट करना है. उसमें भी वो लोग टाइमलाइन देते हैं, डे नहीं देते हैं. तो ये मुझे काफी अच्छी चीज लगती है. और क्रिएटिविटी निकालने का वो मतलब ट्राई करने देते हैं. ये नहीं कि सब कुछ हम ही डिसाइड करें, तुम सब हमारे तरीके से करो, ऐसे नहीं. तो वो ब्रांड्स मुझे अच्छी लगती है. अब कुछ तो है कि उनको इसी दिन को पोस्ट करना है, इसी टाइम को पोस्ट करना है. अब सबका अकाउंट सेम नहीं होता तो आप टाइम डिसाइड नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग. फिर हाँ, वो थोड़े ये गाइडलाइंस दे देते हैं कि हाँ यही कपड़े पहनने हैं, यही कलर का पहनना है. अगर आपको कोई प्रोडक्ट शूट करना है तो आपको फ्लैट ही करना है, आपको यही करना है. तो वो काफी जब जब आप बाउंडेशंस जितने बढ़ा देते हो तो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की जो क्रिएटिविटी होती है वो एकदम बेकार हो जाती है. फिर आपको आउटपुट उतना अच्छा नहीं मिलता. तो ये टोटली ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है. लाइक आई हैड अ ब्रांड जो लाइक पोस्ट आपको 8 बजे स्केड्यूल किया. आपने बताया कि हाँ ठीक है मैं 8 बजे करने वाली हूँ, तो वो 7:30 बजे, 7:45 बजे रिमाइंडर भेज रहे हैं आपके पोस्ट करने का टाइम हो गया, आपके पोस्ट करने का टाइम हो गया. अरे मुझे भी पता है मेरा पेज है. सो बट नहीं, वो कुछ होते हैं rigid. And then I've worked with like Starbucks and other good brands, like big brands. They they just don't bother. They don't take anything so seriously. They just ask कि आपने पोस्ट कर दिया है या आपकी स्टोरी चली गई थी तो स्टोरी के इनसाइट्स का स्क्रीनशॉट भेज देना जब हो. तो अभी आपके ऊपर है आपको कब करना है. So ओके that is how it works. But the new brands sometimes don't understand. ओके ओके. सो ये मतलब ऑडियंस में भी होता है कि अगर आप कोई पेड पोस्ट डालते हो या फिर कोई ब्रांड को कोलैबोरेशन करते हो, तो कि ये इन्फ्लुएंसर कहते हैं ना बिक चुका है वो कहते हैं कि ये बिक चुका है, ये तो हमारे कंटेंट इसका हाँ अच्छा नहीं है. तो ये हाँ. आप इसको कैसे टैकल करते हो कि आपके पास कोई अभी ऐसे हेट कमेंट्स वगैरह आए हैं कि आपको तो अच्छा नहीं है कंटेंट, अब आप बस पेड प्रमोशन करते हो ऐसा कुछ, या फिर नहीं आता ऐसा कुछ आपके एक्चुअली मैं अपने कोलैबोरेशंस बहुत चूज करती हूँ. आई ओनली चूज कोलैब, मतलब आई एक्सेप्ट द कोलैब अगर मैं उसे यूज कर पाऊँ खुद. अगर मैं खुद नहीं यूज कर पा रही हूँ देन मैं प्रमोट भी नहीं करती हूँ, बिकॉज देन तो पक्का लाइक्स वाइक्स नहीं आने वाले. अब कुछ भी उठा के लाइक मैं देखती हूँ लोगों को कुछ भी प्रमोट कर रहे होते हैं तो फिर. एंड वैसे भी टेंडेंसी है थोड़ा इंस्टाग्राम पे कि जब प्रमोशंस होते हैं तो लाइक्स थोड़े तो कम हो ही जाते हैं. ये ब्रांड्स को भी पता है. ओके ओके. सो अब फूड ब्लॉगिंग के अंदर फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा मेन रोल मेरे को लगता है कि फोटोग्राफी अगर अच्छी नहीं है तो फूड का टेस्ट लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू. तो आपने फोटोग्राफी कोई क्लासेस ली हैं या फिर बस ओवर टाइम आपकी इम्प्रूव होती चली गई वो, फोटोग्राफी को लेके क्या वो पर्सपेक्टिव है आपका? ऐसे बोलूं कि आईफोन इतना कंपलसरी नहीं है. ऑल्दो मैंने अभी 3 साल पूरे होने पे मैंने अभी जाके आईफोन लिया है. इट्स लाइक ऑलमोस्ट आफ्टर 3 इयर्स. तो अभी तक मेरे पास जस्ट नॉर्मल MI Redmi Note 5 Pro था. सो आपके पास थोड़ा कैमरा अच्छा होना चाहिए ये मैं मानती हूँ, बट ऐसे जरूरी नहीं है कि आपके पास वन प्लस या आईफोन होना जरूरी है.
प्लस आपको ये आर्ट होनी चाहिए आप में कि आप अच्छे फोटोग्राफर है नहीं चलेगा, लेकिन आप वो खाने को कितना अच्छा और ड्रूलिंग दिखा सकते हैं। आप उसे ड्रूलिंग दिखाएंगे तो ही चीजें लाइक सामने वाला जब देखेगा तो उसको खाने का मन होगा तो लाइक करेगा या किसी को भेजेगा कि देखो ये चीज खानी है। अब वो नॉर्मल सी ऐसी दूर से फोटो खींच ली, आजू बाजू की चीजें ज्यादा दिखाई दे रही हैं, तो फिर उसमें चीज मेन चीज छुप जाती है। तो दिस ये सिंपल है जो शायद हम देखते देखते सीख जाते हैं। ओके। उस टाइम इतने इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे, बट इफ यू से यूएस और उधर के इन्फ्लुएंसर्स थे ही। भले वो नॉन वेज रखते थे, हम वेज के हैं, बट स्टिल यू कैन लर्न एनीथिंग बाय सीइंग। सो वैसे मैंने देखा। एंड if you say about camera and iPhone, I would say it is required only if आप फूड स्टाइलिंग एंड फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो इट इज लाइक कि आप घर पे अभी लाइक फ्लैट ले सीख रहे हैं, फूड स्टाइलिंग सीख रहे हैं, उसके अंदर ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके पास थोड़ा सा अच्छा कैमरा हो। बाकी इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ओके ओके। सो ऑल्सो एडिटिंग वेरी मच रिक्वायर्ड। एडिटिंग के बिना हम एक भी फोटो नहीं डाल सकते, क्योंकि जिस लाइटनिंग कंडीशन में ली गई है वो सब, तो उसके लिए एडिटिंग तो चाहिए, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट एम्बियंस वगैरह बढ़ाना ही पड़ता है। तो एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, या फिर लैपटॉप पे या फिर फोन पे, या अच्छी एडिटिंग हो जाती है? फोन पे ही हो जाती है अगर आपको बहुत प्रोफेशनली एडिटिंग नहीं करनी है तो, बिकॉज लाइट रूम है एंड स्नैपसीड है। स्नैपसीड बहुत ज्यादा इजी है तो मैं यूजुअली वो यूज करती हूँ, बट अगर कुछ फूड स्टाइलिंग वाली फोटोग्राफ्स हैं तो मैं उनको लाइट रूम में यूज करती हूँ बस। अच्छा अच्छा। और एक क्वेश्चन ये, कि जैसे हम खाना खाना जाते हैं, तो हमें अच्छे से इतना, जैसे आपकी वो फोटोज में होता है वैसे मिलता नहीं प्रेजेंट करके, तो आप उनको स्पेशली बोलते हैं प्रेजेंट करने को, या फिर आप कुछ सिलेक्टेड रेस्टोरेंट होते हैं आपके कि यहाँ पे जाओगे तो यहाँ अच्छा प्रेजेंट करते हैं वो, तो आप रेस्टोरेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं ये? क्योंकि आम अ, आम रेस्टोरेंट में मेरे ख्याल से इतना अच्छे सर्व नहीं, रेस्टोरेंट में स्टाइलिंग नहीं करते उसकी, और वो सब नहीं करते। जैसे कि नॉर्मल एकदम नॉर्मल रेस्टोरेंट है तो वो लोग स्टाइलिंग करके नहीं देते हैं। जैसे आजकल कैफे कल्चर बहुत चला है पूरे इंडिया में ही, तो कैफेज वगैरह स्टाइलिंग पे ध्यान देते हैं, तो वहां तो फोटो अच्छी निकल आती है। लेकिन अगर थोड़े नॉर्मल रेस्टोरेंट में चले जाते हैं तो हम भी आपसे बोल देते हैं कि थोड़ा ऐसे करके ले आओ, ऐसे करके ले आओ, फोटो मतलब खींचनी है तो उस तरह से ले आओ ऐसे। ओके। तो आप रेस्टोरेंट कैसे फाइंड आउट करते हो कि आपकी कोई लिस्ट है, या फिर बस रिकमेंडेशंस के बेस पे आप फाइंड आउट करते हो? कभी मतलब यूजुअली कभी ये जोमेटो पे न्यू ऑप्शन आता है, उसमें न्यू में लिस्टेड हो जाता है, तो और मुझे उसका एम्बियंस वगैरह अच्छा लग जाए तो आई गो एंड ट्राई के चलो देखते हैं कि खाना कैसा लग रहा है। एंड नहीं तो कभी कभी यू ही इंस्टाग्राम पे पेज बनते हैं तो कहीं दिख जाए कि अच्छा ये वाला है, लेट्स ट्राई इट, अगर पहले से पुराना है और कोई गया है किसी ने रिकमेंड किया है तो ऐसे ओके ओके। बस। और ये इंस्टाग्राम जो फूड ब्लॉगर्स हैं बेसिकली, तो उनके बायो में लिखा होता है जोमेटो कॉन्नसेयर, रेटिंग लिखी होती है कुछ, उसका मतलब क्या होता है? मैं कंप्लीटली अनअवेयर हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। एक्चुअली एक्चुअली जोमेटो पे आप कोई भी जगह विजिट करें तो आप वहाँ पे रिव्यू दे सकते हैं। हम्म। तो वो रिव्यू देते 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 देर आर लेवल्स, तो वो 1 से स्टार्ट होता है 13 तक जाता है। तो जो लोग 13 पे पहुंच चुके होते हैं उन लोगों को वो लोग ये सब डालते रहते हैं, मतलब कोई 7 वाला भी 11 से। एक्चुअली जब भी हम कोई रेस्टोरेंट रिव्यू करते हैं, मतलब अगर रेस्टोरेंट कोलैब करता है हमारे साथ, तो वो इंस्टाग्राम के साथ जोमेटो का रिव्यू भी मांगता है कि आप जोमेटो पे भी रिव्यू डालिए। तो इसलिए ये डाला जाता है क्योंकि अगर कोई लेवल 13 पे है तो उसका रिव्यू सबसे ऊपर दिखाई देगा, कोई लेवल 7 पे है तो उसका एकदम नीचे छुप जाएगा दूसरे रिव्यूज के बीच में। लेकिन अब जैसे मैं 13 वाली हूँ या मैं 12 वाली हूँ जो भी हूँ, तो उसमें मेरा सबसे ऊपर दिखाई देगा। मैं किसी भी रेस्टोरेंट या कैफे पे का डालूं तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है मेरे जोमेटो की। ओके ऐसा। ओके। सो दैट्स हाउ। सो अगर आप एक एक इनसाइट ओवरव्यू दे पाएं कि जो स्मॉल कैफेज वगैरह हैं जो आपका आउटरीच करते हैं प्रमोशन वगैरह करने के लिए, कि कोई आपके आसपास का लोकल कैफे है और जो स्टारबक्स है, इन दोनों में जो डिफरेंस है पे आउट के लेवल पे किस तरीके का है? मतलब कि ये क्या बोलते हैं जो स्मॉल कैफे ओनर्स हैं, कि आप एक पोस्ट डालिए, किस तरीके से मतलब वो रहता है, पे आउट का कैसे रहता है? आप अगर एक एवरेज दे पाए तो आपको रिवील करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली कोई मैं ब्रांड।
आपको कोई ब्रांड? मैं सेम डिफरेंशिएट नहीं करती अनटिल एंड अनलेस कि वो मतलब एकदम बहुत ही छोटी सी जगह है या छोटी सी दुकान टाइप है, ठेला टाइप है, वहां से तो लेती ही नहीं हूँ। वहां से कोलैब भी आता है, वहां पे हम लोग जाते हैं खुद प्रमोशन करने, तो ओके। वहां से खुद कर। बाकी जितनी जगह है मैं ऑलमोस्ट सेम ही लेती हूँ सबसे। कभी ऐसे हो गया कि हम किसी को जानते हैं और रिलेशन के खातिर थोड़ा करना है तब हो जाता है, बाकी इट्स वेदर इट्स अ ब्रांड और समथिंग सब सेम ही रहता है। और ये पे आउट का कोई फिगर वगैरह आप रिवील कर पाएंगे? आपको ब्रांड का नेम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक पर पोस्ट के हिसाब से अगर कोई फूड ब्लॉगर है हाँ जिसके 16 के फॉलोअर्स अराउंड हैं, तो वो कितना अर्न कर सकता है पर पोस्ट? हाँ हाँ। देखिए ये टोटली एक्चुअली फ्रीलांसिंग है, तो आप किसी का कुछ पता नहीं कर सकते, बट यूजुअली ऐसा होता है कि इट्स 10% ऑफ योर फॉलोअर्स, बट दैट्स द मैक्सिमम यू कैन गेट इज 10% ऑफ योर फॉलोअर्स। सो अगर मैं 16K पे हूँ तो 1600 इज द मैक्सिमम आई कैन गेट पर पोस्ट, बट वो नहीं मिलता है बिकॉज नंबर ऑफ लाइक्स, इनसाइट्स और ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है। किसी का एकदम आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो जिसपे ऐसे ही आराम से 5-6 हजार लाइक्स आ रहे हो, उनके साथ ये होता है कि वो जो कहते हैं मिल जाता है, या फिर आपके अराउंड 50K अबव फॉलोअर्स हो तो फिर आप जो कहोगे वो मिल जाएगा। अभी अभी आप मतलब दिस इज नॉट अ स्टेबल स्टेज वेयर आई एम, आई स्टिल हैव टू ग्रो मच। सो उधर 10% तो नहीं मिलता, उससे कम ही मिलता है पर पोस्ट का। ओके सो ओके। अब मैं एक दो दिन बाद ही एक और इंटरव्यू लेने वाला हूँ जिसमें फूड ब्लॉगर का है जिनके 171 के फॉलोअर्स है, तो उनसे भी एक क्वेश्चन पूछूंगा और देखते हैं कि वो किस तरीके से आंसर करते हैं। आपको भी थोड़ा पता लग जाए कि उनको। उधर तो काफी मतलब एक्चुअली कैसा रहता है, ब्रांड्स भी आजकल इसलिए ये बाइंग का कल्चर आया है इंस्टाग्राम पे, लोग फॉलोअर्स खरीदने लगे हैं बिकॉज उनको लगता है कि जिनके ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं उनसे कोई ज्यादा पे आउट के चक्कर में वाद विवाद नहीं करता। हमसे तो लिटरली लोग वो सब्जी लेने आए हो ऐसे थोड़ा और कम कर दो, थोड़ा एक और पोस्ट कर दो इतने में, अच्छा ऐसे अच्छा। बिहेव करते हैं। आपको तो पोस्ट ही, अरे पर हमें उसको एडिट भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। हाँ बस सो या बात वही है ना कि फर्क तो आप बस उस पोस्ट का पैसा नहीं ले रहे ना, आपने जो 3 साल तक मेहनत करी है उसको बिल्डअप करने में इंस्टाग्राम को, आप उसका पैसा ले रहे हो कि मेरे पे ऑडियंस है अब, आप या इस चीज का पैसा दो। या बेसिकली ये है ना। और एक। और ये पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू अ लॉट। मतलब मैं कहीं के जाके उसकी स्टोरी डालती हूँ तो मुझे डायरेक्ट डीएम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, वो आप यहाँ गई थी, इसका खाना कैसा है, डू यू रिकमेंड दिस रियली। सो इफ द प्लेस इज रियली नॉट अप टू द mark, I really say that don't waste your money over there, because then people trust us, and if that faith then तो ये सब भी तो काम, वो भी काम है। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक So ये आपको it अगर ये it पता हो, counts to everything। तो आपने कभी ऐसा कुछ आपने कोई फेस करा है कि आपने कोई पोस्ट डाली हो, आपने बेसिकली कोलैबोरेशन करी हो, और असल में रियल फुट ट्रैफिक कितना जा पाता है, मतलब वहां पे आपको ट्रैक कर पाते हैं या फिर रेस्टोरेंट ओनर ट्रैक कर पाता है इसको कि कितना फुट ट्रैफिक असल में आया है? आपकी आवाज नहीं। एग्जैक्टली ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। हेलो, हाँ जी, आ रही है, अब आ रही है। आप या। हाँ, एग्जैक्टली ये सब ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। अब मैं खुद को ही ले लूँ कि मैं भले मैंने 18 से स्टार्ट किया, बट मैं अराउंड 2013-14 से मैं बहुत सारी जगहें जा रही हूँ वगैरह। तो मुंबई के बहुत बड़े बड़े पेजेस को मैं फॉलो करती थी, तो मैं वहां से सब देख के ऐसे जाती थी, मतलब ये वाले कैफे जाना है, ये खाना है, वो खाना है, बट मैं कभी उनको डीएम करके नहीं बोलती थी कि मैं जा रही हूँ या मैं यहाँ जाके आई देख conditions, जी जी। because this is human tendency, don't people usually don't tell you कि हाँ आपके कहने से गए। ये एग्जैक्ट ट्रैक करना बहुत मुश्किल है because they are shy, मतलब उनको लगता है कि अरे इनके इतने सारे फॉलोअर्स है, ये क्या रिप्लाई करेंगे। मतलब लिटरली आई हैव पीपल सेइंग वो आपने रिप्लाई कर दिया, तो people don't expect us to reply, so they don't go and tell us कि हाँ मैं आपके कहने पे यहाँ गया। तो the real
ट्रैफिक मिलना बहुत मुश्किल है, बट हाँ लोग लिटरली कभी कभी आके बोलते हैं कि आपके कहने से वहां गया था, खाना अच्छा था। तो वो बहुत कम लोग बोल पाते हैं। और ये तो फैक्टर भी है ना, हमको जैसे रियल ट्रैफिक तो नहीं मिलता है। स्टारबक्स और जो सीसीडी हैं, स्टारबक्स हैं, केएफसी हैं, ये इतना चिक चिक नहीं करते। बेसिकली बोलूं कि आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, क्योंकि उन्हें पता है ब्रांड अवेयरनेस ज्यादा मैटर करती है और सेल्स इतनी मैटर नहीं करती इस वक्त। उन्हें पता है कि ब्रांड अवेयरनेस लॉन्ग टर्म में ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन जो छोटे कैफे ओनर्स हैं उनको सेल्स अभी चाहिए। उनको नहीं मतलब कि आप ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं, उनको सेल्स अभी चाहिए। तो इसलिए वो एक्चुअली थोड़ा वो करते हैं कि चिक चिक करते हैं। ये भी पॉइंट है ना एक। जी जी। चिक चिक पर मतलब इतने वाले होते हैं मतलब वो लोग पूछते हैं कि कैसे करना चाहिए। उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह इतना पता नहीं रहता है, तो जो थोड़े ज्यादा फॉलोअर्स वाले होते हैं उनसे करके पूछते हैं कि अच्छा ऑप्शन करा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो काफी हम्बल लोग भी होते हैं, लेकिन फिर वो डिपेंड करता है। ओके ओके। और अब मेरे ख्याल से एंड करने टाइम आ गया है। या सो मेरे ख्याल से बहुत रहेगा, बहुत बहुत लोगों के लिए। और हमें थोड़ी बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिली। तो हाँ। आपके लिए अब ऐसी कोई एडवाइस है जो आप अपने 3 साल पहले के फूड ब्लॉगर को देना चाहेंगी कि आप फोटोग्राफी ढंग से कीजिए या फिर हैशटैग्स ढंग से यूज कीजिए? ऐसी क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप अपने 3 साल पहले के फूड ब्लॉगर को, जो आप कर रही थी? क्या आप बेसिकली फोटोग्राफी होंगी, क्योंकि बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट यू एक्चुअली डोंट नो हाउ टू क्लिक द पिक्चर्स, फिर ऑब्जर्व करने से आता है। तो अभी तो इतने ज्यादा फूड ब्लॉगर्स मार्केट में कि आपके पास बहुत ज्यादा चीजें हैं देखने के लिए, आप सीख सकते हो लोगों से। सो एंड बी हम्बल इनफ टू आस्क पीपल, मतलब कोई आपकी फील्ड में जनरे में है और कुछ पूछना है तो पूछो। आई गेस लोग जवाब देते हैं, देर आर नॉट ऑलवेज के लोग थोड़े एटीट्यूड वाले लोग भी मिलेंगे, बट नहीं, पीपल रियली हेल्प इन दिस। बस एक एडवाइस मेन रहेगी, आप उनको जाके ये मत बोलो प्लीज लाइक शेयर एंड शेयर इट ऑन योर स्टोरी एंड गिव मी शाउट आउट। ये बहुत इरिटेट करता है, हमने किसी को नहीं बोला, तुम भी खुद करो। और Yes. मेरे ख्याल से बाकी लोगों को पता नहीं होगा मैंने कैसे आउटरीच किया है। मैंने सिंपली एक हैशटैग सर्च किया था, फूड ब्लॉगर इंडिया ऐसा कुछ। और आपका मेरे को हैंडल दिखा, मेरे को फोटो अच्छी लगी। मैंने वहां पे गई, मैंने डीएम करा सिंपली, और आपने रिप्लाई कर दिया, काम खत्म। सिंपली आप अब हम देखो एक इंटरव्यू कर रहे हैं। Yeah. तो इतना मुश्किल नहीं है कि लोगों का आउटरीच करना। अब आपके 16 के फॉलोअर्स है, लेकिन मैंने एक हफ्ते पहले या फिर 2 हफ्ते पहले किया था। इनके 170 के फॉलोअर्स थे, इनके 250 के फॉलोअर्स थे। वो भी आउटरीच करके रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि मेरा कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, इस वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरे पे टाइम नहीं है। ऐसा कुछ रीजन आ सकते हैं। लेकिन रिप्लाई करता है, बहुत बहुत लोग रिप्लाई करते हैं। अब यूएस से मैंने। Yeah. हाँ लोग रिप्लाई नहीं करते, बट मतलब वो अपनी ओसीडी के ऊपर है। लोग थोड़ा हफ्ते लेते हैं रिप्लाई करने में। मुझे ओसीडी है, मैं मतलब मैं रात को बैठ के सबको रिप्लाई करती हूँ। ये मेरा लाइक रूटीन है कि आई रिप्लाई टू एवरीवन, ऐसा मैं है। अब मैं अगर एक्सट्रीम पे जाऊं इसके कि बहुत लोग इसको वो करते हैं कि सेलिब्रिटीज हैं तो वो तो रिप्लाई करेंगे नहीं। लेकिन मैंने एक 500 के जिसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे, मैंने उनको पॉडकास्ट के लिए आउटरीच किया था। बट डॉक्टर थी एक, तो मैं भी डॉक्टर पॉडकास्ट भी कर रहा था कुछ हफ्ते पहले। तो उनको भी मैंने आउटरीच किया था, वो भी मान गई थी। हमने फिर स्टार्ट भी कर दी थी, लेकिन वो पॉडकास्ट ढंग से हुई नहीं, तो इस वजह से हमने कैंसिल कर दिया, उसको रिस्केड्यूल कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप पूछोगे नहीं तो एडवाइस मिलेगी भी नहीं, पूछना पड़ेगा एडवाइस चाहिए तो। और लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं जो हेल्प करते हैं, हाँ आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं हर कोई। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। सो या आई थिंक इट्स एंड मेरा इनफ। एक्सपीरियंस, इफ यू नो, दिल्ली के एक फूड ब्लॉगर है दिल से फूडी करके, बहुत फेमस हाँ जी। है, 600 के प्लस मैंने फॉलोअर्स है उनके। मैंने उनको वो मुझे बहुत रिप्लाई करते हैं मेरे हर क्वेश्चन। जी, मैंने उनको भी आउटरीच किया था। क्या बोल रहे हैं आप? मैंने उनको भी आउटरीच किया ओके। था। अब हाँ, तो वो रिप्लाई करते हैं यूजुअली, तो जी जी। ऐसा नहीं है कि लोग जस्ट नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो लोगों के लिए बहुत रहेगा इतना। और बहुत लोगों को या इंसाइट्स मिल गई होंगी कि कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या गलतियां नहीं करनी। और बाकी तो अपने आप करेंगे तो ही समझ आएगा। हम बाकी और कुछ नहीं। हाँ, अपने आप करने पे ज्यादा पता चलता है। तो आई थैंक यू। एंड अगर आपको
कुछ हेल्प चाहिए हो या फिर मुझे कुछ हेल्प चाहिए हो तो मैं आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ फूड ब्लॉगिंग के लिए। हाँ हाँ, आराम से। चलो फिर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।